मोहम्मद बिन कासिम 695 ईस्वी में बनु तकाइफ कबीले में पैदा हुए, जो रिस्पेक्टेड कबीला थी ताइफ अरबिया में। मोहम्मद बिन कासिम का वालिद कासिम बिन इब्न मोहम्मद इब्न हकाम, जो कि डिप्टी गवर्नर ऑफ बसरा था उस टाइम। मोहम्मद बिन कासिम का जो नाम था वो मोहम्मद था, बिन कासिम उसका फादर का नाम था। मोहम्मद बिन कासिम का मदर, जिसका नाम था हबीबतुल उज़्मा, एक रिस्पेक्टेड एक इज्जतदार औरत थी उस टाइम, या उस टाइम इज्जतदार औरत की जो लिस्ट थी उसमें जो नंबर 1 पर थी वो हबीबतुल उज़्मा मोहम्मद बिन कासिम की वालिदा ही थी। मोहम्मद बिन कासिम एक बहादुर अरब मिलिट्री कमांडर था। उसने सफ़ की खिदमत थी अरब की जो डायनेस्टी थी या जो खिलाफत था, जिसे उमैयाद खिलाफत भी कहा जाता है। उमैयाद खिलाफत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद जो खिलाफत का दौर स्टार्ट हो गया। फर्स्ट खलीफा इस्लाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक, सेकंड हज़रत उमर फारूक और थर्ड हज़रत उस्मान गनी, और फोर्थ जो लास्ट खलीफा था इस्लाम का अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। इनके बाद जो उमैयाद डायनेस्टी थी वो जो है ना किसी और के हाथों आ गई, और वक्त के साथ साथ ये उमैयाद डायनेस्टी बहुत ही इन्फ्लुएंस हो गई, बहुत ही तरक्की कर गई। उमैयाद डायनेस्टी के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत खिदमात सर अंजाम दिए, जो कि मोहम्मद बिन कासिम जिसकी वजह से फेमस हैं, वो सिंध और पंजाब को कैप्चर या ऑक्यूपाई करने के बाद ही मोहम्मद बिन कासिम फेमस हो गया। मोहम्मद बिन कासिम जिसका 17 साल ही उम्र था, उसी उम्र में अल वलीद बिन अब्दुल मालिक, जो कि उस टाइम रूलर था या हुक्मरान था, या जो उमैयाद खिलाफत का जो हेड था वो अल वलीद बिन अब्दुल मालिक था। उसने मोहम्मद बिन कासिम, जो कि उस टाइम 17 ईयर्स उसका एज था, उसको सेलेक्ट किया कि आप जाए और सिंध पर हमला करें। सिंध पर क्यों हमला करें, इसकी कौन सी वजूहात थी, और इस्लाम कैसे मोहम्मद बिन कासिम की वजह से सिंध में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला। अगरचे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में जो ट्रेडर्स थे अरब से आकर हिंदुस्तान और श्रीलंका से स्पाइसेस जो मसाले जात लेते थे, अरब जाते थे, उसकी वजह से या अरब लोगों की जो होनेस्टी जो ईमानदारी की वजह से जो हिंदूस थे कुछ मुस्लिम हो गए, लेकिन इस्लाम फैला नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम जो इसकी वजह से इस्लाम इंडिया या हिंदुस्तान में आया, उसका जो मेन वजह थी वो मोहम्मद बिन कासिम ही था। इसीलिए ये कहते हैं कि द एडवेंट ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट या द अराइवल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम इन सिंध और इन सब कॉन्टिनेंट, इसी की वजह से ही इस्लाम हम तक पहुंचा। आखिरकार क्यों अरब्स ने सिंध पर हमला करने का मंसूबा बनाया, इसके पीछे रीजंस क्या थे? इस्लाम आने से पहले सिंध में पायरेट्स वो करती थी। पायरेट्स से मुराद वो लोग, वो चोर जो कि बहरी जहाज़ें को चोरी करते थे। बहरी जहाज़ें से मुराद जो कश्तियाँ थी, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जब जाते थे उनको चोरी करते थे, उनका जो माल थे वो भी लूटते थे, जो लोग थे उनको भी कैदी बना देते, और जो जवान थे उन्हें भी कत्ल कर देते थे। उन लोगों को पायरेट्स कहा जाता था। और सिंध उस टाइम भी जो बदनाम था वो इन्हीं ही पायरेट्स की वजह से ही था। उस टाइम इन पायरेट्स को इतना सीरियस नहीं लिया गया, क्योंकि उस टाइम अरब्स जो थे ना वो आकर मलाबर जो कि इंडिया में एक प्लेस है, वहाँ से गुजर कर जो है ना श्रीलंका जाते थे, और जो स्पाइसेस जो मसाले जाते वो हाल से लेकर अपने मुल्क ले जाए जाते थे। एक ट्रेड था, एक बिजनेस था। लेकिन 707 में 707 में एक कश्ती आ रही थी जो कि अरब जा रही थी, जिसमें कुछ तवाइफ थे या सामान थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि उसमें जो है ना तवाइफ थे, और कुछ का ये कहना है कि उसमें जो है मर्चेंट्स का जो सामान थे वो जा रहा था अरब की तरफ। और रास्ते में इन पायरेट्स ने जो सिंध के इलाके तक ये लोग पहुंच गए। जो पायरेट्स थे सिंध के, उन्होंने क्या किया, उस पर अटैक की, जो लोग थे उनको कैदी बना दिया, और जो सामान था उन्हें भी कब्जा किया, और लोग जो नौजवान थे उनको कत्ल कर दिया। जैसे ही इन्फॉर्मेशन पहुंच गया हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ कौन था? हज्जाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम का जो चाचा था उसका नाम हज्जाज बिन यूसुफ था, और वो इराक का गवर्नर भी था। बिन यूसुफ ने इसे मद्देनजर रखते हुए एक लेटर लिखा, जो सिंध का उस टाइम राजा था वो राजा दाहिर था। राजा दाहिर उस टाइम सिंध का जो ना राजा था, और ये लास्ट राजा भी कहा जाता है हिंदूज का। उसे लेटर लेकर गया। उस लेटर में ये डिमांड की उससे कि आपने जो लोग है हमारा उनको जो कैदी किया है उनको छोड़ें, और जो सामान है उसको भी वो रिटर्न करें, और जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनको जो है ना पनिश करें, मतलब उसको जो है ना खत्म करें। नजर रखते हुए राजा दाहिर ने उसका लेटर को रिफ्यूज किया, उसका डिमांड को जो है ना रद्द किया, और ये लिखा गया कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नर ऑफ उमैयाद डायनेस्टी हज्जाज बिन यूसुफ हु वाज रूलिंग उमैयाद खिलाफत। तो आपको चाहिए कि आप अपने लोगों की हिफाजत करिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी कि आप अपने लोगों को प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्ट्रेटजीज अपनाएं। इसे मद्देनजर रखते हुए हज्जाज बिन यूसुफ के लिए एक चैलेंज था, या उसके लिए एक थ्रेट था कि सिंध जो कि उस टाइम कोई वैल्यू ही नहीं रखता था, उसका राजा ने इस तरह बात की, इस तरह लेटर लिखा, और आपको लेटर को जो है ना उसको मुस्तरद कर लिया।
इसी मद्दे नज़र रखते हुए हज्जाज बिन यूसुफ ने अपना कमांडर उबैदुल्लाह को जो है एक मिशन के लिए तैयार किया कि आप जाए और सिंध पर हमला करें। पूरा उबैदुल्लाह के साथ कुछ जो उसके ट्रॉप्स थे, जो फौजी थे, उनको भी साथ रवाना कर दिया। जैसे वो लोग पहुंच गए सिंध, उससे ही टाइम जो राजा दाहिर तो उसने भी बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक किया उन लोगों पर और उबैदुल्लाह और उनके जो ट्रॉप्स थे उन सबको जो है शहीद कर दिया। इसी मद्देनजर रखते हुए ये एक थ्रेट था या एक चैलेंज था हज्जाज बिन यूसुफ और उमैयाद डायनेस्टी के लिए या खिलाफत के लिए। तो अल-वलीद बिन अब्दुल मालिक ने फौरन इसके खिलाफ एक कार्रवाई की और मोहम्मद बिन कासिम 711 में मोहम्मद बिन कासिम को अपॉइंट किया कि आप जाएं और सिंध पर हमला करें। मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो 7000 जो सोल्जर्स थे उनको भी साथ रवाना किया और जो मिलिट्री उसकी जो मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट्स थी, जो हथियार थे, उनको भी साथ प्रोवाइड कर दिया। उन्होंने जो है ना 2 वेज अपनाए, 2 तरीके से जो है सामान और लोगों को सिंध तक पहुंचाए। समंदरी स्ट्रेटजीज को अपनाया, समंदर के इलाके जैसे शिप्स के जरिए जो सामान थे वो लोगों को भेजा सिंध की तरफ ताकि वो सिंध को मुआसरा कर सके और सिंध को जो है ना देख सके, उसकी इन्फॉर्मेशन एक्यूमुलेट कर सके। और दूसरा जो है ना बाई लैंड, जो लैंड का यूज़ किया, अपने लोगों को सिंध तक पहुँचाया, वो भी बलूचिस्तान का लैंड ही यूज़ किया। जो घोड़े थे, जो लोग थे, जो हथियार थे, जो फौजी थे, सब कुछ बलूचिस्तान की ज़मीन से ही गुजर कर सिंध तक पहुँचाए गए। और हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि आपने कोई भी स्टेप नहीं लेना है मेरे इजाज़त के बगैर। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिले आप मेरे तक पहुंचाया करें ताकि मैं आपको जो ना गाइड कर सकूं। इसी मद्देनजर रखते हुए मोहम्मद बिन कासिम ने अपना चाचा हज्जाज बिन यूसुफ का जो है ना हर बात मानी, रूसी के राय पर चला और जो भी इंफॉर्मेशन वो एक्यूमुलेट करता था वो फौरन ही अपने चाचा हज्जाज बिन यूसुफ के पास पहुंचाया जाता था और वो फिर कोई आंसर देता था कि आपको इस तरह करना चाहिए, वो तरह करना चाहिए। इसी मद्देनजर रखते हुए 711 में या 711 का जो एंड तक 12 से पहले यहाँ पर जो है ना एक जंग स्टार्ट होती है राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के दरमियान। राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के दरमियान जब जंग स्टार्ट हो गई, वो जो मौजूदा सिंध का जो प्लेस है सकर के नज़दीक ही ये जंग स्टार्ट हो गई। राजा दाहिर का जो मेन पर्पस था वो उसका पर्पस ये था कि जो इंडस रिवर है वहाँ से मोहम्मद बिन कासिम और उसके जो फौजी थे उसको रोक ले ताकि वो लोग इंडस रिवर को क्रॉस ना कर सकें। तो जो फाइट लड़ी गई, फाइट स्टार्ट था जिसे बैटल ऑफ एरोर भी कहा जाता है। वो एरोर का ज़मीन था, एरोर में वहाँ पर जो है ना ये फाइट लड़ी गई। इसी में जो है ना बहुत तेज इक्विपमेंट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स का यूज़ किया, हथियारों का यूज़ किया। राजा दाहिर जो कि उस टाइम एलिफेंट पर बैठा था, एलिफेंट का एक खसूसियत है, अगर वो आग देखे या बड़े बड़े धमाके की आवाज़ें सुने तो वो भाग जाता है। तो जो इक्विपमेंट्स हज्जाज बिन यूसुफ ने प्रोवाइड की थी मोहम्मद बिन कासिम को, तो उसने उसी का यूज़ करके ये, जिसकी वजह से जो राजा दाहिर था उसका एलिफेंट भाग गया और गिर गया और जो राजा दाहिर उस पर बैठा था वो भी गिर गया। तो उसी दौरान ही मौके का फ़ायदा उठाते ही मोहम्मद बिन कासिम और उसके फौज ने जो है ना सबसे पहले जो अटैक किया राजा दाहिर पर, उसका सर काट कर हज्जाज बिन यूसुफ के पास इराक भेज दिया। वक्त के साथ साथ मोहम्मद बिन कासिम ने पंजाब को फतह किया। वो जो की सिटीज़ जाना चाहते हैं जिसमें दिबाल, मुल्तान और नेहरू आता है, ये सिटीज़ थी जो कि उस टाइम बहुत ही फेमस थी और उनका बहुत ही वैल्यू था। दिबाल को कैप्चर करने से पहले बहुत ही डिफ़िकल्टीज मोहम्मद बिन कासिम और उसकी फौजियों ने फेस की, क्योंकि उस टाइम जो था ना दिबाल में एक मीनार था। इस मीनार के ऊपर जो है उन्होंने एक तावीज़ लगाया था। ये तावीज़ जो कि उन लोगों का प्रोटेक्ट करता था, उनका प्रोटेक्शन के लिए तावीज़, उनका जो ना अकीदत था, ईमान तक कि लगा कि तावीज़ हमारी जो है ना प्रोटेक्शन के लिए काम आएगा। बहुत से हमने मोहम्मद बिन कासिम ने उन पर दिबाल का जो गेट था, जो दिबाल एक बहुत बड़ा किला है, उस पर हमला किया लेकिन नाकाम हो गए। करते करते एक टाइम में जो है ना एक आदमी बाहर आता है दिबाल से और मोहम्मद बिन कासिम और उनका जो ट्रोप्स है उसको ये बोलता है कि आप वाकई अगर दिबाल को कैप्चर करना चाहते हो तो आपको जो है उस मीनार में जो तावीज़ नज़र आ रहा है उसको जो है तोड़ना होगा। जब वो मीनार टूटेगी, तावीज़ नीचे गिरेगा, जो दिबाल के लोग हैं वो अल्टीमेटली ही अपनी शिकस्त तस्लीम करेगा। इसे मद्देनजर रखते हुए मोहम्मद बिन कासिम का जो एक सोल्जर था उसने कहा कि मैं इस काम के लिए मुझे आप सेलेक्ट करें, मैं करूँगा। मैंने 2 वार में इस मीनार को नहीं तोड़ा तो आप मेरे सर कलम करें। जो फर्स्ट वार उसने लगाया, फर्स्ट वार में ही उसने वो मीनार को तोड़ दिया और जो तावीज़ थे वो नीचे गिर गया। इसे देखकर जो दिबाल के लोग उन्होंने गेट खोला और अपने जान की बख्शिश के लिए जो है ना उनसे हाथ जोड़े कि आप हमारी जान बख्शे। और उनमें से कुछ ऐसा लोग भी थे जिन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं किया और जंग स्टार्ट की। जिन्होंने जंग स्टार्ट की थी वो उसे उधर ही मौके पर ही कत्ल कर दिया गया। इसी तरह चलते चलते इस्लाम भी स्प्रेड होता गया। इस्लाम बाय फोर्स स्प्रेड नहीं हुआ है, बाय फोर्स जो है ना उसको जो है ना लोगों पर कबूल नहीं किया गया कि आप इस्लाम को कबूल करें और इस्लाम में आ जाए। उन्होंने जो जैसा मोहम्मद बिन कासिम और उनका ट्रोप्स के जो
ایمان تھا یا ان کو ہونسٹی ایمانداری اسی مد نظر رکھتے ہوئے اسے امپریس ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا. اور اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں جو ہے نا اسلام زیادہ ہوتا جا رہا تھا. اگرچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں جو ٹریڈرز تھے عرب سے آ کر انڈیا یا سری لنکا اور ہستے جو ہے نا کچھ لوگ اسلام میں انگروسڈ ہو گئے, اسلام کو قبول کیا, لیکن اس ٹائم اتنا اس کا ویلیو نہیں تھا. کچھ ہی لوگوں نے جو ہے نا اسلام قبول کی تھی, اور جو میجورٹی نے جو اسلام قبول کیا, جو سپریڈ ہو گئے اسلام کی جیسے کانٹیننٹ میں, وہ محمد بن قاسم کی وجہ سے ہی تھا. اور جہاں پر محمد بن قاسم اور رجا طاہر نے فائٹ کی تھی, جو بیٹل آف ایرور کہا جاتا ہے سکر کے نزدیک, وہی ایرور کو جو ہے نا نیو کیپٹل آف سندھ بھی بنایا, جو سندھ کا کیپٹل دارالحکومت بنایا وہ وہی ایرور تھا. محمد بن قاسم نے 712 سے لے کر 715 تک سندھ پر حکومت کی. سندھ میں جتنا بھی پنجاب, سندھ, ملتان, جتنا بھی اس کا اسٹیٹ ان سب پر جو ہے حکومت کی. سندھ اور پنجاب جو کہ موجودہ پاکستان اور انڈیا کا پارٹ ہے, صرف پنجاب پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا میں ابھی تک بھی موجود ہے, کیونکہ جو پارٹیشن تھا 1947 میں, تو اسی میں پنجاب کو جو ہے نا 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, ایک پاکستان کا حصہ آیا اور دوسرا جو ہے ہندوستان کا آیا. تو انہی سندھ اور پنجاب پر جو ہے نا محمد بن قاسم نے حکومت کی تھی. بن قاسم نے 712 سے 715 تک حکومت کی. 17 سال سے پھر 20 سال یا 19 سال کے اینڈ تک انہوں نے اپنے دارالحکومت یا حکومت کی سندھ اور پنجاب پر, لیکن اس کو آخر کار 19 یا 20 سال کی عمر میں ہی اسے قتل کر دیا گیا. ولید بن عبد المالک, جس نے اپوائنٹ کیا تھا محمد بن قاسم کو کہ آپ جائے اور سندھ پر حملہ کریں, اس کے وفات ہونے کے بعد, اس کا ڈیتھ ہونے کے بعد, اس کا جو وارث تھا, اس کا بھائی تھا سلیمان بن عبد المالک. سلیمان بن عبد المالک جس کے ایک ذاتی دشمنی تھی حجاج بن یوسف کے ساتھ, لیکن حجاج بن یوسف تو فوت ہو گیا تھا پہلے ہی, تو اسے وہ بدلہ لینے کے لیے جو ہے نا, تو حجاج بن یوسف موجود نہیں تھا, تو اس کو جو بھتیجا محمد بن قاسم تھا اس کو نشانہ بنایا. اس کا بدلہ, چاچی کا بدلہ جو تھا نا, اس نے بھتیجے سے لیا. یہاں پر 2 کانسیپٹس ہیں کہ کس طرح محمد بن قاسم کو جو ہے نا قتل کر دیا. کچھ آتھرز کا جو ہے نا یہ کہنا ہے کہ محمد بن قاسم کو جو ہے نا سندھ سے گھوڑے پر باندھ کر عرب تک لے جایا گیا, جس کی وجہ سے راستے میں ہی اس کا ڈیتھ ہو گیا, اس کا پنش کیا, اس کو جو ہے نا ایگزیکیوٹ کر دیا گیا. اور جو دوسرا کہتا ہے کہ محمد بن قاسم نے جو راجہ داہر کی بیوی اور اس کے بچے کو جو ہے نا, جو بیٹیا تھی, وہ گفٹ کی سلیمان بن عبد الولید کو, کیونکہ ایک جو ہے نا ایک رسم و رواج ہے یا ایک اسٹریٹجی ہے جو لیڈرز فالو کرتے ہیں. ان لوگوں کو جو ہے نا گفٹ کے طور پر سلیمان بن عبد المالک کے پاس لے گئے, اور سلیمان بن عبد المالک چاہتا تھا کہ میں راجہ داہر کی جو بیٹی تھی اس سے نکاح کروں. جیسے اس نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو وہ رونے لگی. نے وجہ پوچھی تو وجہ میں اس نے یہ بتایا کہ محمد بن قاسم نے جو ہے نا میرے ساتھ غلط سلوک کیا ہے, لیکن جو کہ سچ میں نہیں تھا. اسے مد نظر رکھتے ہوئے سلیمان بن عبد المالک غصے میں آ گئے اور اپنے جو ٹروپس تھے, اپنے لوگ تھے, ان کو بھیج دیا سندھ, اور محمد بن قاسم کو بلایا. جیسے محمد بن قاسم کو بلایا تو اس کو جو ہے نا جیل میں بند کر کے بہت ہی مار کر جو ہے نا اس کو مروا دیا, اس کو قتل کر دیا. لیکن جب بعد میں وہ رپورٹ پہنچ گیا, جو بعد میں ریسرچ ہو گئی, جو راجہ داہر کی بیٹی تھی وہ جھوٹی ثابت ہو گئی. تو اسے مد نظر رکھتے ہوئے سلیمان بن عبد الولید نے راجہ داہر کی جو بیٹی تھی 2 دیواروں کے بیچ میں کھڑا کر کے نا, جو دیوار تھی ان کو پریس کیا اور اس کو جو ہے نا ادھر ہی مار دیا. لیکن اب تک جو اپنے کانسیپٹس ہیں, اپنے ایکسپیکٹیشنز ہیں, اس سے ریلیونٹ, لیکن جو حقیقت ہے وہ تو ابھی تک پروف نہیں ہے. فی الحال جو کہتا ہے کہ یا تو گھوڑے پر ہے یا تو اس نے جیل میں جو ہے اس کا ایگزیکیوٹ کر دیا. لیکن اس کا جو ہے نا اصل دشمنی تھی ہی اس کی چچا حجاج بن یوسف سے. اسی بنا پر جو ہے نا اسی نے اس کا بھتیجے محمد بن قاسم کو قتل کر دیا, جو کہ 17 ایئرز نوجوان تھا, جس نے اتنا ہسٹوریکل لینڈ مارک قائم کی جو کہ آج تک ہی چلتا آ رہا ہے. اس کی بدولت ہی ہم لوگوں تک اسلام پہنچا ہے. تو یہ تھی ایک بریف اکاؤنٹ آف ہسٹری آف محمد بن قاسم. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوئے گا. ملتے ہیں ان ادر ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.